नमस्कार दोस्तों, वर्तमान में चर्चा में है निर्वाचन आयोग, जिसे हम आम भाषा में चुनाव आयोग भी कहते हैं। तो हम सबसे पहले निर्वाचन आयोग की रचना, उसके सदस्यों की योग्यताएं, सदस्यों की पदमुक्ति, कार्यकाल, वेतन ये समझेंगे और साथ में जो वर्तमान में निर्वाचन आयोग पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, निर्वाचन आयोग की रचना के बारे में हमें जानकारी संविधान के अनुच्छेद 324 से मिलती है। तो 324 क्या कहता है? उसके अनुसार भारत का निर्वाचन जो आयोग है वो एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और ऐसे अन्य निर्वाचन आयुक्तों से मिलकर बनेगा जो भारतीय राष्ट्रपति समय समय पर निर्धारित करेगा। अतः दोस्तों, भारत का निर्वाचन आयोग अगर देखा जाए तो एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों से मिलकर गठित होता है। अन्य में भी अगर राष्ट्रपति की इच्छा है तो, वरना ये सिर्फ एक सदस्यीय भी हो सकता है। दोस्तों, क्या था, 1989 से पहले जो यह संस्था थी वो एक सदस्यीय थी और 1989 में 61वां संविधान संशोधन हुआ और मतदान की आयु 18 वर्ष कर दी गई, जिससे काम अधिक हुआ और यह संस्था 3 सदस्यीय कर दी गई थी। 1990 में इसे पुनः 1 सदस्यीय किया गया और 1991 के बाद से यह 3 सदस्यीय संस्था बनी हुई है। वर्तमान में भी यह संस्था 3 सदस्यीय है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ साथ अन्य निर्वाचन आयुक्त भी होते हैं 2। दोस्तों, अगर निर्वाचन आयोग के सदस्यों की योग्यताओं की बात करें तो सबसे बड़ा झोल हमें यहीं पर देखने को मिलता है इस संस्था में, क्योंकि संविधान या कानून में इन आयुक्तों की किसी भी प्रकार की योग्यताओं का जिक्र नहीं मिलता है। और ये बहुत बड़ी त्रासदी की बात ही कही जाएगी कि एक इतनी बड़ी संस्था जो हमारे देश में निष्पक्ष चुनाव कराती है और उसके सदस्यों के लिए किसी भी योग्यता का जिक्र नहीं किया गया है। दोस्तों, अब आते हैं इसकी नियुक्ति को लेकर कुछ यहाँ पर जो मुद्दे हैं वो आपको समझाते हैं। तो यहाँ पर दूसरा सबसे बड़ा झोल दिखता है, इतनी महत्वपूर्ण संस्था और उसकी नियुक्ति बस राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जो उसके सदस्य हैं वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कर दिए जाते हैं और राष्ट्रपति भारत में लगभग अधिकतर कार्य मंत्रिपरिषद की इच्छा से ही करता है। इसी झोल को सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय से दूर किया है, जो आगे अभी हम लोग समझेंगे। दोस्तों, अगर इनके सदस्यों के कार्यकाल की बात करें तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले पूरा होता है उतने दिनों तक इनका कार्यकाल रहता है। जैसे मान लीजिए किसी की आयु 65 वर्ष पूरी हो चुकी है तो उसने भले ही सिर्फ 3 वर्ष का कार्यकाल अपना पूरा किया हो, लेकिन उसका कार्यकाल पूरा माना जाएगा। अगर मान लीजिए किसी की आयु 65 वर्ष नहीं पूरी हुई है लेकिन 6 वर्ष उसने कार्यकाल अपना पूर्ण कर लिया है तो भी उसका संपूर्ण कार्यकाल पूर्ण मान लिया जाता है। दोस्तों, अब इनके सदस्यों के वेतन की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के जज के वेतन के बराबर ही इनका वेतन होता है और इनका वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है। तो संचित निधि पर जितने भी वेतन भारित होते हैं उनका मतलब यही होता है कि कार्यकाल के दौरान उनके वेतन कम नहीं किए जा सकते। यहाँ फिर इस वेतन के जो प्रावधान है संचित निधि पर भारित होने से कहीं ना कहीं इनकी जो है निष्पक्षता काफ़ी बनाई गई है। दोस्तों, अगर हम पदमुक्ति की बात करें तो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उसकी पदमुक्ति सुप्रीम कोर्ट के जज के समान की जाती है। और सुप्रीम कोर्ट के जज की जो है पदमुक्ति वो कैसे होती है अगर आप कहेंगे तो इसमें भी एक डिटेल्ड वीडियो आएगा। और जो अदर इनके अन्य सदस्य हैं तो उनकी जो पदमुक्ति है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। लेकिन यहाँ पर जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश है वो राष्ट्रपति के लिए मान्य हित बाध्य नहीं है। वो चाहेगा तो उनकी सिफारिश को मानेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं मानेगा। दोस्तों, अब जो ये संस्था है निर्वाचन आयोग, इसकी कार्य शक्तियाँ हम लोग देखते हैं। तो जो इसका पहला प्रमुख कार्य है वो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद जिसमें लोकसभा और राज्यसभा, साथ में राज्य विधानमंडल जिसमें विधान परिषद और विधानसभा, उसके चुनाव करवाना इसका पहला प्रमुख कार्य है। और जो दोस्तों इसका दूसरा प्रमुख कार्य है वो है मतदाता सूची तैयार करना, जो वोटर लिस्ट होता है उसको तैयार करना और उसका जो नवीनीकरण करना समय समय पर। और जो इसका तीसरा प्रमुख कार्य है वो है राजनीतिक दलों का पंजीकरण करना। और जो इसका चौथा प्रमुख कार्य है वो है राजनीतिक दलों एवं उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित करना। और साथ में राजनीतिक जो दल हैं उनको राष्ट्रीय दल तथा राज्य स्तरीय दल का दर्जा भी देना इसका जो कार्य है वो इसके कार्यों में शामिल किया गया। दोस्तों, अब हम लोग आते हैं वर्तमान के मुद्दे पर, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, जिसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया में काफ़ी बदलाव आने वाला है। पहले क्या होता था, अब तक क्या होता है कि नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा कर दी जाती है। दरअसल 2015 में एक अनूप बरनवाल नामक व्यक्ति ने PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दाखिल की थी, जो निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर दाखिल की गई थी।
दोस्तों इसमें आर्टिकल 324 के क्लास 2 को आधार बनाया गया था। और जो आर्टिकल 324 का क्लास 2 है वो क्या कहता है, वो कहता है कि निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने अन्य निर्वाचन आयुक्तों से यदि कोई हो जितने राष्ट्रपति समय समय पर नियत करे से मिलकर बनेगा, तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा इस निमित्त बनाई गई विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। दोस्तों याचिकाकर्ता ने इसी आर्टिकल को कोट करते हुए दलील दी कि नियुक्ति तो राष्ट्रपति के अनुसार हो जाती है, जबकि इसमें साफ लिखा है कि संसद कोई विधि बनाए उसके उपरांत राष्ट्रपति आयुक्तों की नियुक्ति करे। इसी के बाद कोर्ट ने निर्णय दिया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा एक कमेटी की सलाह पर की जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और विपक्ष का कोई नेता उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में संख्या बल की दृष्टि से लोकसभा में सबसे बड़ा विपक्षी दल का नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश इसमें शामिल होंगे। साथ में यह भी कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यह संसद द्वारा बनाए जाने वाले किसी भी कानून के अधीन होगा। मतलब जो एक कमेटी बनेगी वो तब बनेगी जब संसद इसके द्वारा कोई एक कानून बना दे। दोस्तों इसका मतलब यह भी है कि संसद इस मुद्दे पर एक नया कानून लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के प्रभाव को कम कर सकती है। दोस्तों यहाँ पर पूरा निर्वाचन आयोग क्या है, इसकी पूरी प्रक्रिया और साथ में वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस पर भी मैंने आपके सामने पूरा विश्लेषण रखा है। अगर इसमें कोई कमी रह गई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अन्य किसी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।